प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2129, राष्ट्र की पूरी ताकत। इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देने के लिए मैं ब्लिजर्ड सिटी के सारे कैप्टन लेवल और वाइस कैप्टन लेवल एलियंस को साथ लाया हूं। तुम इनमें से किसी को चुन सकते हो और फिर सेना में शामिल हो जाओ। झंग यी की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमकी। ज़हू झेंग वाकई बहुत चालाक है। अब जब उसने झंग यी की ताकत देख ली है तो वो अपनी सबसे कीमती संपत्तियां भी देने को तैयार है। आज के समय में टॉप लेवल डेल्टा म्यूटेंट्स कोई दुर्लभ चीज नहीं रहे। ज़हू झेंग का मकसद साफ था, एक तो झंग यी को खुश करना और दूसरा बैटलफील्ड की लाइफ एंड डेथ कंडीशन में शायद कोई इप्सिलॉन लेवल ताकतवर म्यूटेंट पैदा हो जाए, क्योंकि अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की दुनिया में सच में स्पिरिचुअल एसेंसेस अब भी बड़ी मात्रा में मौजूद है, जो उन्होंने अपोकलिप्स के बाद इकट्ठी की थी। ठीक है, इन्हें फिलहाल स्टैंड बाय पर रहने दो। जैसे ही बाकी रीजन से भी एलियंस यहां पहुंचेंगे, मैं ट्रेनिंग शुरू करवाऊंगा। झंग यी कभी नहीं मानता कि उसके पास ज्यादा लोग हैं। 9,000 प्लस एलियंस अब उसके लिए सिर्फ कैनन फॉडर है, पर आम लोगों के लिए ये लोग आज भी इतने ताकतवर हैं कि बस उनकी पूजा की जा सकती है। जब ये सब वोलुयन एम्पायर में घुसेंगे, वहां के लो लेवल वॉरियर्स को मिटाकर बड़ी टेरिटरी पर कब्जा कर लेंगे। वोलुयन एम्पायर बहुत बड़ा है, करोड़ों की आबादी है। सिर्फ झंग यी की टीम से उसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए झंग यी अब सोल्जर्स रिक्रूट कर रहा है। जितने ज्यादा उतना बेहतर। कुछ ही समय में दूसरे रीजन से भी लोग ब्लिजर्ड सिटी भेजे जाने लगे। जो चीजें झंग यी को वादा की गई थी, जैसे एनर्जी, गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव और न्यूक्लियर मटीरियल्स, वो सब झंग यी को खुद जाकर लेनी थी। जब वो नॉर्थ वेस्ट रीजन पहुंचा, तब एक्सायो लाए अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इस बार की लड़ाई में मैं खुद हिस्सा लूंगा। नॉर्थ वेस्ट में अब टॉप टियर एक्सपर्ट्स की कमी है। जब ली चंगुंग सत्ता में था, उसने कई टैलेंटेड युवाओं को दबा दिया था। इसी वजह से एक पूरी पीढ़ी की कमी हो गई है। इसलिए मुझे लड़ना ही होगा। अब 5 में से सिर्फ एक वॉर गॉड बचा था, स्काई वॉर गॉड बाईझान। बाईझान, तुम हम सब में सबसे टैलेंटेड हो। तुम्हारे अंदर इप्सिलॉन रियल्म तक पहुंचने की क्षमता है। तुम जवान हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो पूरी मिलिट्री की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन तुम मैनेजमेंट में उतने अच्छे नहीं हो, इसलिए हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लेना और मनमानी मत करना। एक्सायो लाई की बात सुनकर आसपास के सोल्जर्स की आंखों में आंसू आ गए। कमांडर, प्लीज आप मत जाइए। मुझे भेज दीजिए आपकी जगह। नॉर्थ वेस्ट रीजन आपके बिना नहीं चल सकता। बिना किसी इप्सिलॉन लेवल के रीजन कैसे बचेगा? एक्सायो लाई ने सख्त आवाज में डांटा। बकवास बंद करो। ये लड़ाई हुएक्सू नेशन के भविष्य की लड़ाई है। क्या हम नॉर्थ वेस्ट वाले अपनी ताकत छुपाए सिर्फ अपनी प्रोग्रेस के लिए? सबकी आंखें भर आई, क्योंकि सुप्रीम कमांडर बनने के बाद भी एक्सायो लाई ने कभी आराम नहीं किया, बल्कि वो लगातार पिछली गलतियों को सुधारता रहा, ली चंगुंग के दौर की बर्बादी को खत्म करता रहा। और अब वो खुद फिर से बैटलफील्ड पर जाने को तैयार है। वो सिर्फ ब्लैक चैरियट लेवल का वॉरियर है और ऐसी शूरा बैटलफील्ड में उसकी मौत लगभग तय है। बाईझान के चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसने मुट्ठी भींच ली, आंखों में कई सवाल थे। एक्सायो लाई, ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी जा रही है? मुझे ही क्यों छोड़ा जा रहा है? उसका मासूम सा चेहरा गुस्से से भरा था। भले ही उसे नॉर्थ वेस्ट रीजन का सुप्रीम कमांडर बनने का मौका मिल रहा हो, लेकिन उसे खुशी नहीं बल्कि अपमान महसूस हो रहा था। क्या सिर्फ आप लोग ही लड़ सकते हो? मैं बाईझान कोई डरपोक नहीं हूं। मैं यहां नहीं रुकना चाहता। बाईझान पहले ली चंगोंग के गुट में था। उसे लगा था कि एक्सायो लाई की सत्ता में आने के बाद उसे नजरअंदाज किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसे रिसोर्सेज और सम्मान मिला।
एक्साइओ लाई का ये व्यवहार बाईझान के दिल में गिल्ट पैदा कर रहा था। बाईझान, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम अभी बहुत जवान हो। बैटलफील्ड का अनुभव नहीं है। तुम वेटरन्स की बराबरी नहीं कर सकते। एंटार्कटिक गॉड ऑफ वॉर DFI ने अपनी मजबूत बाहें फैलाकर हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ साल और मेहनत करनी होगी। एक्साइओ लाई ने बाईझान की ओर देखा। आंखों में स्नेह और गर्व था। नॉर्थ वेस्ट का सुप्रीम कमांडर कभी विरासत से नहीं बनता, ये ताकत से बनता है। अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो कोई और आएगा और तुम्हें हटा देगा, जैसे मैंने ली चंगोंग को हटाया। बाईझान की आंखों से 2 धारों में आंसू बह निकले। मुझे डर है कि मैं ये जिम्मेदारी सही से निभा नहीं पाऊंगा। एक्साइओ लाई ने उसका कंधा थपथपाया। अगर तुम समझते हो कि तुम नहीं कर सकते तो बस एक काम करो और ताकतवर बनो। रीजन में एडमिनिस्ट्रेटर्स और टैक्टिशियंस की कमी नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए वो है टॉप लेवल वॉरियर्स जो रीजन की रक्षा कर सकें। इस समय एक्साइओ लाई को कोई चिंता नहीं थी कि बाईझान वापस ली चंगोंग के साथ मिल जाएगा, क्योंकि जब लोग सत्ता में तरक्की पा लेते हैं तो वो अपना फायदा किसी और के हवाले नहीं करते। एक्साइओ लाई के राज में जिसने मेहनत की वो आगे बढ़ा। ली चंगोंग के राज में सब बस उसके गुलाम बनकर रह गए। बाईझान कोई बेवकूफ नहीं था, वो ये सब समझता था। झंग यी खुद एक्साइओ लाई को लेने आया और उसे ब्लिजर्ड सिटी ले गया। 6 रीजन्स में सिर्फ नॉर्थ वेस्ट ऐसा था जहां रीजन का सबसे ताकतवर वॉरियर और कमांडर खुद लड़ाई में शामिल हो रहा था। इसलिए झंग यी ने उसे पूरा सम्मान दिया। अब 6 मेजर रीजन्स की सारी ताकत ब्लिजर्ड सिटी में इकट्ठी हो चुकी थी। हजारों ताकतवर एलियंस ब्लिजर्ड सिटी में मौजूद थे। इस बार झंग यी ने 2000 से ज्यादा सोल्जर्स असेंबल किए, जिनमें से सबसे कमजोर की एबिलिटी इंडेक्स भी 8,000+ थी, यानी वाइस कैप्टन लेवल के। हर रीजन ने अपना इप्सिलॉन लेवल वॉरियर भेजा। नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉक्स फेरी हु मेंगफैंग, एबिलिटी इंडेक्स 15,000। नॉर्थ वेस्ट रीजन गॉड ऑफ वॉर अमंग मेन एक्साइओ लाई, एबिलिटी इंडेक्स 20,000। साउथ वेस्ट रीजन स्नो माइल बैम, एबिलिटी इंडेक्स 13,000। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे ज्यादा ताकतवर भेजे। क्षिति गर्भा शंग दाओवे, एबिलिटी इंडेक्स 25,000। दी ग्रेट सेज इक्वलिंग हेवन सन व्यूअर, एबिलिटी इंडेक्स 18,000। ग्रेट गॉड ऑफ दी 3 ऑल्टर्स एंड सी असेंबलीज फेंग ब्यूपिंग, एबिलिटी इंडेक्स 16,000। ईस्ट चाइना सी रीजन सभी मेंबर्स बैटल में आ रहे हैं, यहां तक कि फॉर्मर नॉर्थ वेस्ट कमांडर एम्परर गौ चेन ली चंगोंग, जो फिलहाल ईस्ट चाइना सी में स्ट्रैंडेड है, वो भी शामिल है। नॉर्दर्न बॉर्डर नेशनल डिफेंस आर्मी की ओर से आया। व्हाइट एम्परर शाओहाओ जियांग ग्वांगन, एबिलिटी इंडेक्स 22,000। नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी अब भी एक रहस्य है। झुआंगसू की कॉम्बैट पावर पहले से ही बहुत ऊंची थी और अब किस स्तर पर पहुंच चुकी है कोई नहीं जानता। चैप्टर 2130 शक्तिशाली सेना की तैयारी। ये यूनिट लंबे समय से नॉर्दर्न बॉर्डर की रक्षा कर रही है। भले ही झंग यी रोज इन पर ध्यान न देता हो, लेकिन उसे पता है कि बॉर्डर कभी भी शांति से नहीं रहने वाला। यहां का कठोर ट्रेनिंग एनवायरनमेंट इनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये न्यू रिक्रूट जियांग ग्वांगन भी एक ब्लैक चैरियट लेवल एलियन है। जहां तक जियांगनन रीजन की बात है, झंग यी की टीम के सारे सदस्य बैटलफील्ड पर हैं और डेंग शेंटोंग को बस नॉमिनल तौर पर जियांगनन से जुड़ा माना जा सकता है, पर ब्लिजर्ड सिटी के सबसे ताकतवर वॉरियर नू बीए जू वायु का अब तक कोई पता नहीं है। झंग यी जब ये पूरी लिस्ट देखता है तो वो अंदर से थोड़ा हिल जाता है। इन कुछ सालों में हर रीजन ने एलीट वॉरियर्स तैयार किए हैं, खासकर शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट वाले। इनकी ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। साफ दिख रहा था कि सभी चुपचाप मेहनत कर रहे थे, ताकतवर बन रहे थे और झंग यी पर निर्भर नहीं हो रहे थे। इन्हें रिसोर्सेस कहां से मिले?
क्या इन्होंने किनलिंग माउंटेन्स के नीचे से कुछ लिया, या कोई सीक्रेट ऑपरेशंस चल रहे थे जो पब्लिक को नहीं पता? झंग यी को इसका जवाब डेंग शेंटोंग से मिला। कुछ स्कैटर्ड इंटेलिजेंस मिली थी। वो अपनी नाक खुजाते हुए हंस पड़ा। उन्होंने वही टेक्नोलॉजी यूज की जो हमारे डेंग परिवार की है, बल्कि यूं कहो कि उन्होंने हमसे पहले वही टेक्नोलॉजी यूज की। अब झंग यी को समझ आया, वो बग जिसने क्रिएटर को ब्लॉक किया था और वो एम्ब्रियो बेस्ड स्पिरिचुअल एसेंस टेक, ये सब दरअसल शेंगजिंग रीजन से आया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये टेक्नोलॉजी असल में ड्रैगन क्लैन की दी हुई इंस्पिरेशन थी जो शेंगजिंग रीजन को मिली थी। यांग जिंगसन ने पर्सनल लिस्ट को देखा। इतनी ताकतवर आर्मी देखकर उसके मन में कॉन्फिडेंस भर गया। इस तरह से देखा जाए तो इस युद्ध को जीतने की उम्मीद काफी मजबूत है, उसने झंग यी से कहा। लेकिन जीत दो तरह की होती है, एक कंप्लीट विक्ट्री और दूसरी ट्रैजिक विक्ट्री। झंग यी ने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हमारी करंट फोर्सेस, मैकेनिकल आर्मी और कैंग युअन क्लैन की वॉरशिप्स मिलकर भी आसानी से नहीं जीत सकते? यांग जिंगसन शांत स्वर में बोली, एक चीज है जिससे हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हमारे पास गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव है, लेकिन उनके पास भी बहुत खतरनाक डूम्सडे वेपन्स है और उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। डिस्ट्रक्टिव पावर भी ज्यादा है। अगर बैटल लाइफ और डेथ मोड पर गया तो वो लोग वो वेपन डेटोनेट जरूर करेंगे, और भले ही हम जीत जाएं, कैजुअल्टी बहुत भारी होगी। झंग यी ने सिर झुकाया और गहरी सोच में चला गया। मतलब हमें पहले इन डूम्सडे वेपन्स का हल निकालना होगा, तभी युद्ध शुरू किया जा सकता है। मैं अंदर घुस सकता हूं। कोई सुराग मिला वेपन्स की लोकेशन का? यांग जिंगसन ने सिर हिलाया। हां, कुछ जानकारी है। जनरल सिल्वर आर्मोर अब वुलुयन एम्पायर के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। उसे ऐसे मिलिट्री सीक्रेट्स तक पहुंच है। यांग जिंगसन ने आगे कहा, सिर्फ डूम्सडे वेपन्स ही नहीं, वुलुयन एम्पायर सदियों से मौजूद है। इतने लंबे अस्थिर काल में उन्होंने अपनी एम्पायर को एक अजेय किले में बदल दिया है। उनकी पूरी डिफेंस सिस्टम बहुत टाइट है। भले ही तुम लिंग की पावर से अंडरवर्ल्ड गेटकीपर्स को रोक दो और हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स हो, ये बैटल फिर भी आसान नहीं होगी। झंग यी ने बालों में हाथ फिराया। कोई उपाय है? वॉर में मैन पावर सिर्फ एक हिस्सा है, स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी है। जिंगसन, ये चीजें तुम मुझसे बेहतर समझती हो। तुम ही प्लान बनाओ। जब तक परफेक्ट बैटल प्लान नहीं बनता, हम सेना नहीं भेजेंगे। यांग जिंगसन ने टेबल पर दस्तक दी। अब हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बढ़ सकती, पर सबसे बड़ा खतरा है वुलुयन एम्पायर का कोर काउंटर अटैक सिस्टम, जिसकी जानकारी सिर्फ रॉयल फैमिली के सबसे इनर सर्कल को है। और युद्ध में बैटलफील्ड की स्थिति कभी लॉजिक से पूरी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। ये यांग जिंगसन का भी पहला इतना बड़ा युद्ध था, और वो नहीं चाहती थी कि उनकी साइड को भारी नुकसान उठाना पड़े, इसलिए वो बेहद सतर्क थी। कुछ देर सोचने के बाद झंग यी ने कहा, अब वक्त आ गया है ब्रायन और बाकी लोगों को बुलाने का। एक बिशप लेवल एलियन और प्रोफेसर डा विंसी की अननोन स्ट्रेंथ, इनका साथ झंग यी के कैंप को बहुत मजबूती देगा। यांग जिंगसन ने सोचा, फिर सिर हिलाया। सही है, ब्रायन की एबिलिटी बैटलफील्ड के लिए परफेक्ट है। वो एनिमी की डिफेंस को तोड़ने में की बन सकता है। जहां तक डा विंसी की बात है, वो बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन शायद वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो ब्रायन जैसा बीइंग बना सकता है, तो वो खुद उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। झंग यी ने ब्रायन से कांटेक्ट किया। कुछ देर बाद स्क्रीन पर वही पुराना लेब्रेडर डॉग चेहरा आ गया। क्रैब, नो मीट। तो क्या अब लड़ाई की तैयारी चल रही है? ब्रायन ने अपने यूजुअल सार्कास्टिक टोन में पूछा। झंग यी बोला, अब तक तय नहीं हुआ, लेकिन तुम जानते हो, वुलुयन एम्पायर बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं तुम्हारी और प्रोफेसर डा विंसी की राय जानना चाहता हूं। क्या तुम लोग हुएक्सो नेशन आ सकते हो? फेस टू फेस बात करते हैं। और हां, मैंने तुम्हारे लिए 2 ब्यूटीफुल लिटिल बिचेस का इंतजाम किया है।
राइट देयर। झंग यी ने तो बहुत सारी बातें सोच रखी थी, लेकिन ब्रायन ने तुरंत फ्लाइट पकड़ ली और डा विंसी को भी खींचकर एयरक्राफ्ट में डाल दिया। झंग यी ने कंधे उचकाए। कितना इजी है इसे समझाना। यांग जिंगसिन हंस पड़ी। पर अगर वो आया और देखा कि वो बिचेज नहीं है तो? झंग यी ने थम्स अप किया। इसका काम फैटिक शू को दे दो, वो एक्सपर्ट है। कुछ मामलों में फैटिक शू वाकई स्पेशलिस्ट था, भले ही वो रील ना हो। लेकिन एक इंटेलिजेंट सिस्टम और फुल सिमुलेशन मैकेनिकल सेटअप लगा देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। इधर झंग यी युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ वुलुयन एम्पायर के टॉप लीडर्स में डर फैलने लगा था। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड झेंग लो, जो कि इंपीरियल आर्मी का कमांडर इन चीफ था, वो ग्राउंड ट्रूप्स के सामने हार गया। फॉग वैली में उसकी 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स को ह्यूमन बॉम्ब्स बना दिया गया और आधे दिन तक चेस करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। इसने वुलुयन एम्पायर के टॉप लीडरशिप की सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला दिया, क्योंकि झेंग लो को बचपन से ही एम्पायर का प्रोटेक्टर बनाया गया था। सारी बेस्ट रिसोर्सेज सिर्फ उसी को दी गई थी। लेकिन इस बार उसकी परफॉर्मेंस ने उसकी इनविंसिबल इमेज को पूरी तरह तोड़ दिया था।